अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस स्टूडियो में नहीं बल्कि आज वो इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। तो आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी, पहले डाल लेते हैं उन मौज़ूआत पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ की रिहाई के अहकामात जारी कर दिए। पीसीएसआईआर की तरफ से मिलने वाली सियाही किसके मुंह पर मली गई। हकीमुल्लाह महसूद कहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम काफिराना है। अमरीकी फौजी निकल भी जाएं तो तालिबान की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फैसलाबाद की सनती तरक्की के मेमार का सफरे आखिरत। जी, आज इन खबरों के अलावा 3 धमाके भी हैं। लाहौर में एक धमाका हुआ जिसमें 16 अफराद ज़ख्मी हुए और 1 जाँ बहक हुए। कोयटा में अभी कुछ देर पहले धमाका हुआ जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और पेशावर में एक धमाका हुआ जिसमें अल्लाह की मेहरबानी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, अगरचे ये हमला एक पोलियो टीम के करीब किया गया था। चंद लोग जो खासादार फोर्स के थे वो ज़ख्मी हुए। शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, बड़ी जी नाखुशगवार खबरें सुनाई हैं आपने। लाहौर में तो मेरा ख्याल फूड स्ट्रीट में धमाका हुआ है। जी बिल्कुल। और यहाँ पहले भी एक धमाका हो चुका है, वो किसी नाम नेहाद बलोच तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी जी। और आज कोयटा में भी धमाका हुआ है, लाहौर में भी धमाका हुआ है। अब इसके पीछे कौन है अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगता ये है कि वो लोग सरगर्म हैं जो पाकिस्तान में अमन और चैन जो है देखना नहीं चाहते हैं। जो ही पाकिस्तान में अमन की बात होती है उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। जी, तो पूरी कौम को एक अज़्म के साथ उनका मुकाबला करना होगा बिल्कुल, और इनको शिकस्त देनी होगी। जी शामी साहब, आज की एक खबर, आज की एक फिर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, और अक्टूबर का महीना भी है, 10 अक्टूबर है और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिहाई के अहकामात मिल रहे हैं। हाँ, यानी अभी ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का हुक्म जारी हो गया। हुक्म तो पहले जारी हो गया था, आज तो परवाना जारी हुआ है। हाँ, जी, जिसे जिसे रोपकार कहते हैं। बिल्कुल। तो परवेज मुशर्रफ साहब मेरे ख्याल उस मुकदमे में जो अकबर बुगटी का केस है जी, उसमें तो उनको जमानत मिल गई। बिल्कुल। और उसके बाद एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक और केस था, उसमें भी उनकी जमानत हो चुकी है। बिल्कुल, उसकी भी रूपकार आ जाएगी और हो सकता है कि आज ही रात को और हो सकता है कल वो एक आज़ाद आदमी के तौर पर फिर सांस ले सकें। जी, और ये अक्टूबर का महीना जो है, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में ये महीना बड़ा अजीब है। अच्छा, कि इसी महीने में 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा। 7 अक्टूबर को जनरल अयूब खान ने सदर सिकंदर मिर्ज़ा के हुक्म पर इख्तिदार संभाला। जी, और इसी महीने की 27 तारीख को फिर अयूब खान साहब ने सिकंदर मिर्ज़ा साहब को चलता किया और ख़ुद सदारत संभाल ली। और इसी महीने की 16 तारीख को हमारे पहले वज़ीर आज़म जो हैं कायदे मिल्लत लियाकत अली खां, उनको गोली मारी गई रावलपिंडी में, अल्लाह को प्यारे हुए। और इसी महीने की जो 12 तारीख है, 12 अक्टूबर, उसको परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया पाकिस्तान का। और अब उसी महीने की 10 तारीख को वो कैद का एक मरहला गुजार कर रिहाई की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं कि रिहाई के बाद वो पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं और बसेरा करते हैं। बहरहाल उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर जो है शुरू होगा उनकी इस रिहाई के बाद। जी शामी साहब, एक बात यह भी कही जा रही है कि लाल मस्जिद वाले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं कि जनाब इनको भी रोका जाए, और फिर इस तरह की भी खबरें हैं कि शायद इन्हें मजीद कुछ किसी केस में शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। नहीं, शामिल तफ्तीश करना तो एक और बात है। एक बात मैं अर्ज करूँ आपसे जी, कि अब जितने भी मुकदमात में परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाएंगे, इससे अब उनको नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही होगा सियासी तौर पर, क्योंकि एक बड़े मुश्किल मरहले से वो गुजर चुके हैं। जी, और जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है
जो असल मुकदमा बन सकता था उसके बारे में तो कोई पेशरफ्त हुई नहीं। FIA के सुपुर्द है वो फाइल उनकी, और FIA उस पर अभी आराम कर रही है। और लगता यह है कि हमारी वफाकी हुकूमत कोई इतनी जोशो जज्बे में नहीं है जितनी हुकूमत संभालने से पहले थी। अच्छा, तो परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में अगर लाल मस्जिद केस जो है वो चला भी, तो असल में मुश्किल ये है कि सियासी तौर पर और जज्बाती तौर पर तो जो बात भी कह ली जाए, ठीक, लेकिन जब आप मुकदमा लड़ते हैं और कानून की अदालत में आते हैं तो फिर वहां जिम्मेदारी का तयन आसान नहीं रहता। क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो थे वो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त जब ये लाल मस्जिद का सानिया हुआ। अब शौकत अजीज साहब वजीर आजम थे, फिर वजीर दाखिला भी मौजूद थे, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मौजूद थी। तो ये बहुत मुश्किल होगा ये साबित करना कि परवेज मुशर्रफ साहब के बराह रास्त हुक्म से कार्रवाई हुई है। ठीक, उसमें कई नाम भी और आएंगे, कई मुकामात भी आएंगे, और ये मुकदमा जो है जो बहुत मजबूत नजर आता है बज़ाहिर, कानून की अदालत में शायद उतना मजबूत साबित ना हो सके। पर जो भी है, हमारे अहमद रज़ा कसूरी साहब तो कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो हैं वो पाकिस्तान की क़यादत संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। वाह। और उनके बकौल तो पाकिस्तान का मुकद्दर जो है वो परवेज मुशर्रफ के साथ वाबस्ता हो चुका है। ठीक, गोया जेल से आते ही बस वो छा जाएंगे। अच्छा, लेकिन बहरहाल परवेज मुशर्रफ साहब की जिंदगी जो है बड़ी जेरो बम से गुजरी है। शामी साहब फेसबुक पे तो वो छाए हुए हैं वैसे। 99 को नहीं, इस वक्त तो मैं समझता हूं कि जेल का जो खौफ उनके ऊपर हो सकता था वो तो खासी हद तक निकल चुका होगा। ठीक, और अब जो वो बाहर आएंगे तो जरा उनके तेवर मुख्तलिफ हो सकते हैं पहले के तेवरों से। ठीक, अब उनके सर पर खौफ की वो तलवार नहीं लटक रही होगी जो आज से 4, 5, 6 माह पहले लटक रही थी। जी। शाम साहब एक ब्रेक तो शाम साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी और शामी साहब बता रहे थे कि क्या मुस्तकबिल होना है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का। तो शामी साहब आप कहाँ कहाँ छाएंगे वो अपनी आज़ादी के बाद? देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनका जो मार्शल्ला है वो दुनिया का बड़ा दिलचस्प मार्शल्ला है। अच्छा, जो एक जर्नैल ने अपनी नौकरी बचाने के लिए लगाया। ठीक, क्योंकि वजीर आजम ने उनको मुलाजमत से सुबकदोश कर दिया था, तो उन्होंने बदले में वजीर आजम को मुलाजमत से सुबकदोश कर दिया। और हमारे साथ एक मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि जो मुझे धक्का देगा मैं उसको धक्का दूंगा। अच्छा, लेकिन इससे कता नजर वो एक ज़हीन आदमी है, कादरुल कलाम भी हैं, चीजों पर गौर भी करते हैं और अपने बारे में बड़े पुरएतमाद हैं। ठीक, तो और रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि कमांडो रहे ना। बिल्कुल। तो और बहुत से खतरे जो हैं उनमें जंप करने की सलाहियत भी उनमें है। वाह। तो अब देखिए मुस्तकबिल उनके लिए क्या लाता है। ठीक है, और वो मुस्तकबिल से अपने लिए क्या हासिल करते हैं। जी। शाम साहब, परवेज मुशर्रफ साहब से जरा आगे इलेक्शन की ताज़ा तरीन जो मामला चल रहे हैं, अब जो स्याही का मामला है वो तो कुछ पेचीदा नहीं होता चला जा रहा? नहीं, आज असल में जो जाहिद हामिद साहब हैं जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। अच्छा। और ये जो PCSIR है जी, यानी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जी, ये वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ठीक, यानी उनका एक मातहत अदारा है। जी। तो उन्होंने बताया कि PCSIR के जो चेयरमैन है उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने स्याही असली हालत में इलेक्शन कमीशन को दे दी थी। अच्छा। और बाद में फिर चेयरमैन साहब ने खुद भी मीडिया को बता दिया हाँ, कि हमने ये स्याही कराची में सुपुर्द की है उनके इलेक्शन कमीशन के। तो अब देखने की बात यह है कि ये स्याही जो है, जो मैग्नेटिक स्याही है, ये सिर्फ कराची में इस्तेमाल नहीं हुई
या मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक। क्योंकि जब स्कैनिंग होगी लाहौर की या किसी और हल्के की, तो फिर पता चलेगा कि यहां जो है लोगों ने कौन सी स्याही इस्तेमाल की है, यहां भी कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई। यानी एक तो बात यह है जी। अब वो अब ये तहकीकात ये करनी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन ने किसको स्याही सौंपी, अपने अमले में से किस किस को दी, या इलेक्शन कमीशन के अंदर ही तब्दील हो गई है। हाँ। या नीचे जाके तब्दील होगी। नीचे जाके तब्दील होती नजर नहीं आ रही, कहीं बालाई सतह पर ही तब्दील हो गई। ठीक। और ये सारी तहकीकात करनी पड़ेगी और FIA को इसके लिए जहमत देना पड़ेगी, या फिर इलेक्शन कमीशन खुद अपनी इंटरनल इंक्वायरी करवा ले। और हमारे जो कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्होंने इसका हुक्म भी दिया है इस मामले की तहकीकात करके उनको रिपोर्ट पेश की जाए। जी। बड़ा जल्दी पता चल जाएगा कि मामला क्या है। तो गोया शामी साहब, जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पे फिक्स होती नजर आ रही है, यानी किसी तरफ से भी आए तो नहीं। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब स्याही आई, हाँ, तो फिर कहां गई और किस तरह गई, ठीक, उसे तब्दील कहां किया गया, किसने किया, ये सारी जिम्मेदारी जो है मुतय्यन करनी पड़ेगी ना। जी ठीक है जी। तो शामी साहब, लेकिन इसी स्याही के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो अब चैलेंज हो गई हैं। कराची में इकबाल मोहम्मद अली साहब ने भी चैलेंज कर दी, जो NA 256 का हवाला है। इकबाल मोहम्मद अली साहब और उनके एक साथी हैं जो सूबाई असम्बली के, जी जी, वो उनको खामखा मेरे ख्याल परेशानी लाहक हो रही है। उन्होंने कहा जी ये जो नादरा की रिपोर्ट है इससे कोई नतीजा अखज़ ना हो, वो सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गए। देखिए ये मुकदमा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इसका फैसला करना चाहिए। ठीक तो ये सिंध हाई कोर्ट में उनको पहुंचने की जरूरत नहीं थी। और अब सिंध हाई कोर्ट क्या फैसला करता है ये तो उस पर मालूम होगा। लेकिन इस तरह के मामलात में आम तौर पर आला अदालतें रिट जारी नहीं करती और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जो मामला हो उसका फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल को करने देती हैं। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि जो भी मसले इस प्रोसेस में रुकावट डालने की जरूरत नहीं है। जो रुकावट डालेगा उसके अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे, लोगों में शुकूक व शुबात बढ़ेंगे। ठीक। तो जो एक चीज सामने आनी है और आपने जांच पड़ताल से जिस नतीजे पे भी पहुंचना है तो पहुंच जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसमें क्या हर्ज है। अच्छा शामी साहब, एक और एंगल भी है इस सारी सूरत हाल का। कराची के बाज लोग कहते हैं कि जनाब वोट कहीं और भी तो ठप्पे लग सकते हैं, उनके ऊपर अंगूठे लग सकते हैं और फिर वो स्टफ हो सकते हैं। यानी ये सारे का सारा काम जो है यानी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बाहर हुआ है। देखिए बात यह, कहीं अगर और ठप्पे लगे हैं तो वो भी जाहिर है कि फिर जो प्रिजाइडिंग अफसर था, जो पोलिंग का स्टाफ था, उसकी जिम्मेदारी है ना जी। जो रिटर्निंग अफसर है उसकी जिम्मेदारी है कि उन बैलेट बॉक्सेस की हिफाजत करे, फिर उनके वोट जब गिन लिए जाएं तो उनकी गिनती उनके थैलों में भरे। तो ये सारी चीजें, यानी हम इसमें कयास आराइयां करने की जरूरत नहीं है। इसमें अब तहकीकात शुरू हुई है तो पता चलता जाएगा जी। और हमें देखिए अभी तो ऐसा हुआ है ना कि ये सारा नादरा के पास भी इंतजाम मौजूद है और इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान भी एक मामला बेहतर चला, तो हमारी रसाई इस तरह की चीजों तक हो रही है। अगर ये एहतमाम ना होता तो फिर इस तरह की बातें मंजर आम पर आती ना। अब जब आ गई हैं तो हमारे जो MQM के ये दोस्त हैं जो भागकर सिंध हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, इनको इतनी भागने की जरूरत नहीं थी। ये जरा इत्मीनान से बैठे अभी देखें क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। अब अगर उसको रोक दिया जाए, नादरा को प्रोसेस करने से रोक दिया जाए, तो आप अदालत को किस काम पर लगाना चाहते हैं और किस तरीके से उसको मुतस्सर करना चाहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। शाम साहब, कराची के हवाले से ही आज मतलब वहाँ पे एक ऑपरेशन तो जारी है और वहाँ पे कल शामी साहब जो वाक़या पेश आया कि जिसपे एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, तो कराची के अमनो अमान के जो मामलात हैं वो भी अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन के बावजूद कुछ इस तरह के वाक़यात भी होने लगे। देखिए ये असल में एक तो पहली बात तो मैं तो लफ्ज़ ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए बड़ा घबराता हूँ जी। उससे तो बहुत एक खौफनाक सा तासुर पैदा होता है। ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं
और रेंजर्स के जराए ने ये परसों ही मुझे बताया था, 2 दिन पहले, अच्छा, कि फैसला किया गया है एक बड़ी आला सतह पर कि जो पुलिस ऑफिसर और रेंजर्स के ऑफिसर इस इन कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनको निशाना बनाकर उनको हलाक कर डाला जाए। अच्छा, तो ये 2-3 दिन पहले ये इतला जो थी मेरे पास मौजूद थी कि ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है, और एक दिन बाद पता चल गया कि ये मामला हुआ है। देखिए, ये एक कराची में जो कुछ हो रहा है और कराची में जिस जिस कौमाश के मुजरिम मौजूद हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। आज वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी पेशावर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जज डरते हैं सजा देते हुए। बिल्कुल, मुलजम जो है जज के सामने खड़ा होकर एतराफ जुर्म कर रहा था और जज उसका एतराफ लिख नहीं पा रहा था। जी शामी साहब, वो कुछ और लिख रहा था, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। क्या शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी हमारी कराची ऑपरेशन के हवाले से, और शामी साहब ने बड़ी एक बात बताई, बड़ी अहम, के शामी साहब आप बता रहे थे कि ताक के उन ऑफिसर्स को मारा जाए जो ऑपरेशन में शामिल हैं। तो शामी साहब, ये मोराल क्या बनेगा, चलता रहेगा, हमारे रिजॉल्व है? देखिए, जो शुजात हाशमी है, जो टारगेट किलर मुबैना तौर पर, उसको सब इंस्पेक्टर जो शहबाज है उसने पकड़ा था। ठीक, अच्छा, और उसके बाद एक टारगेट किलर और पकड़ा गया है, कामरान परीडी। जी बिल्कुल। और उसका ये कहना है कि उसके जुम्मे ये काम भी लगाया गया था कि वो फारूक सत्तार और नसरीन जमाल को निशाना बना ले। अच्छा, और जिस ग्रुप ने उसकी ये जिम्मेदारी लगाई थी, जब ये काम वो नहीं कर सका तो खुद उसके ऊपर 2 बार हमले हुए हैं उसको मारने के लिए। ठीक, तो ये कोई ग्रुप के अंदर ग्रुप चल रहा है। वो कहता है मुझे कई अहकामात जो है, यानी ये जो तफ्तीशी जराए बताते हैं, यानी रेंजर्स के और पुलिस के जराए बताते हैं कि उसका कहना यह है कि मुझे इस तरह के अहकामात लंदन से बराह रास्त मौसूल होते थे। ठीक, तो अब ये एक बड़ी ही गुंजलिक सूरत हाल है। आहिस्ता आहिस्ता मामलात खुलेंगे कि ग्रुपों के अंदर ग्रुप किस तरह काम कर रहे थे और मुख्तलिफ अनासर जो है किस तरह एक दूसरे से बरसरे पैकार थे, और जमातों से और जमातों के अंदर क्या गुत्थम गुत्था हुए थे लोग। जी, बहरहाल इस वक्त तो रेंजर्स जो है उसका हौसला भी पस्त नहीं हुआ और पुलिस का भी नहीं हुआ। जो हमारे रिजवान हैं डीजी रेंजर्स, वो बड़े हौसले में हैं, और ये जो पुलिस चीफ हैं उनकी भी गुफ्तगू में सुन रहा था टीवी पे, उन्होंने कहा हम सब खत्म हो जाएं लेकिन हम इन मुजरमों को खत्म करके रहेंगे और कराची में अमन बहाल करके रहेंगे। देखिए, रेंजर्स और पुलिस, उनके हौसले बुलंद हैं और वे एक आला मकसद के लिए, अपने वतन को अमन और सलामती के लिए देने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और मुजरमों की सरकोबी जो है उसमें उनका जिस हद तक मुमकिन हो सकता है साथ देना चाहिए, और उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी वरगलाने में ना आए और अपने टारगेट पर अपनी नजर रखें और सियासी मामलात में और सियासी नुक्ता आफरीनियों में अपने आप को ना उलझने दें। ये बहुत जरूरी बात है। शामी साहब, अगली खबर पर जाने से पहले मैं आपको एक ताज़ा तरीन बता दूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजी अब्दुल रशीद, वही लाल मस्जिद वाले केस में जिसकी हम बात कर रहे थे, उस केस में ये अभी बात चल रही है कि शायद वो भी अभी इसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। जी, अच्छा शाम साहब, चलिए, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनके लिए भी इसमें भी फिर बेल एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी उनकी। बिल्कुल। अब देखिए, ये सियासत के खेल बड़े अजीब हैं। आपको याद होना चाहिए, यहां जब आप किसी पर मुकदमे कायम करते हैं और एक मुकदमे पर दूसरा मुकदमा कायम करते हैं, फिर एक बेल पर दूसरी बेल लेने की कोशिश करते,
तो इससे उसको नुकसान नहीं होता, बाद वक़्त फायदा हो जाता है जी। हमें ये जो परवेज मुशर्रफ साहब हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है और उनके हामियों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मामला अगर इसी तरह वो हौसला रखें और अब माशाल्लाह लीडर बनने की कोशिश करते रहे इस तरीके से। जी शामी साहब, अगली खबर, और वो तो बड़ी, यानी यूं कहिए कि हमारा जो एक मजमूई माहौल था उसको उसने ख़त्म कर दिया है। शामी साहब, हकीमुल्लाह महसूद साहब से एक इंटरव्यू छपा है, वो अब कह रहे हैं कि जनाब हम अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल भी जाए तो भी हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान का तो निज़ाम ही काफराना है। देखिए बात यह है कि हकीमुल्लाह महसूद साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देना चाहिए। अच्छा, वो क्यों? वो कहते हैं मज़ाकरात। हाँ, इसलिए कि जो मज़ाकरात की बात हो रही है जी, और मेरी इत्तला के मुताबिक बात जय्यद उलमा कराम है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको अपना काम करने देना चाहिए। जो हकीमुल्लाह महसूद इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो उन बातों में कोई वजन नहीं है, वो कोई आलिम दीन नहीं है और ना उनका कोई इल्म दीन जो है कोई बेकनार है। उनको उलमा से रजू करना चाहिए और अपने ख्यालात जो हैं उन पर नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान जो है उसका निज़ाम काफराना नहीं है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में करारदाद मकासद मौजूद है उसके दस्तूर में, जो कहती है कि यहाँ के रहने वालों की इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाली जाएगी। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है, तो पाकिस्तान कोई सेकुलर रियासत नहीं है, कोई काफराना रियासत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ हो सकता है। पाकिस्तान के रहने वाले जो हैं बहुत भारी तादाद में समझते हैं कि उनको जमहूरियत के ज़रिए से और वोट के ज़रिए से अपने ख्यालात को अमल का जामा पहनाना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ काम कर रही हैं। हकीमुल्लाह महसूद साहब जो हैं अगर ये काम बंदूक के ज़रिए करना चाहते हैं तो वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और जो रास्ता उनके लिए कुशादा हो रहा है उसको तंग कर लेंगे। बंदूक जो है उसको ये हक नहीं है कि लोगों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे। अगर हकीमुल्लाह महसूद साहब की इंटरप्रिटेशन में इस्लाम जो है उसकी अक़दार हैं, उनकी नौइयत कुछ और है, तरतीब कुछ और है, वो और तरह का माहौल चाहते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा लें, बंदूक रख दें। लोग अगर उनको पसंद कर लें तो उनको वो बरसर इक़्तिदार आ जाएं, ठीक है, और अपने ख्यालात को अमल का जामा पहना दें। लेकिन आपको याद होना चाहिए, देखिए पाकिस्तान वो जो मुज़ाकरात की जिम्मेदारी नाकामी की वो हुकूमत पे डाल रहे हैं। कहते हैं कि हुकूमत जो है वो संजीदा ही नहीं है, अगर संजीदा होती तो मीडिया पे ना आती, जरगा भेजती। देखिए परवेज रशीद साहब तो कह रहे हैं कि गुफ्तगू शुरू हो भी चुकी है। देखिए ये सारी चीज़ें मेज़ पे बैठ के नहीं होती, खुल्लम खुल्ला नहीं होती। कई चीज़ें जो हैं वो कुछ ट्रैक टू भी होता है और ये कुछ ना कुछ खुसर फुसर खुद बुद हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि राब्ते नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये हकीमुल्लाह महसूद साहब हमारे कुफर और इस्लाम का फैसला नहीं कर सकते। देखिए हमारी जो रियासत है वो उसी तरह की मुसलमान है जिस तरह के हम सब मुसलमान हैं। ठीक हम देखिए हम गुनाहगार हो सकते हैं। हाँ। हम ये कह सकते हैं कि हमको करून उला के मुसलमानों का नमूना नहीं है जी, लेकिन है तो मुसलमान ना। तो हकीमुल्लाह महसूद साहब कौन से सहाबा करम की तरह के मुसलमान हैं? बिल्कुल, वो भी एक गुनाहगार मुसलमान है जी। उनके हाथों में तो देखिए ना, उनके हाथों में बंदूक है, उस पता नहीं बंदूक ने क्या कुछ किया है। बिल्कुल, तो इसलिए ये फतवे देने से गुरेज करें वो जी, और उलमा कराम जो हैं उनसे रजू करें। हाँ। और उलमा फतवा दे चुके हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर बंदूक उठाना किसी तौर मुनासिब नहीं है जी। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम आएंगे और कुछ गुफ्तगू भी आगे बढ़ेगी और आपके कुछ सवालात भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी हकीमुल्लाह महसूद के इंटरव्यू के हवाले से। तो शामी साहब, अब जो तागूत कह रहा है हमें और अमेरिका का मतलब एक एलाई कह रहा है और इसको वजह करार दे रहा है हम पे हमले की, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात की गाड़ी आगे चलेगी? बस आप खामोश रहें, हम अपने रास्ते पे चलते रहें, ठीक है, और वो अपना रास्ता बंद करते रहें जी। देखिए फिर क्या होता है। जी शाम साहब, अभी जो ताज़ा तरीन हम बात कर रहे थे कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैर शाम साहब, लाल मस्जिद केस में, जी लाल मस्जिद केस में उन्हें अब देखें कि अब उनकी दोबारा बात नहीं वो जो आप कह रहे थे जमानत बर जमानत बर जमानत, कोई बात नहीं, ठीक, उनको कहें हौसला ना हारे जी। अहमद कसूरी साहब उनका हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। ठीक है सर। शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो है फैसलाबाद के हवाले से। शाम साहब, मियाँ बशीर साहब, देखिए जो हाजी बशीर अहमद साहब हैं, जो सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन थे और बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े सनतकार थे, बहुत बड़े मुसलमान थे और बहुत बड़े पाकिस्तानी थे। ठीक, मेरा ख्याल 80-82 साल की उनकी उम्र होगी। उसमें उन्होंने इंतकाल फरमाया चंद रोज़ पहले, और एक बहुत अपनी अच्छी यादें छोड़ कर गए हैं। यानी उन्होंने, उनके भाई जो हैं अब्दुल गफूर साहब, वो भी मरहूम हो चुके, उन्होंने मिलकर अपने कारोबार का आगाज़ किया। पाकिस्तान बनने के बाद अमृतसर से लुटे पिटे यहाँ आए थे, कपड़े का काम करते थे, कपड़ा बेचते थे, अच्छा, और वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। पहली लूम जो लगाई है फैसलाबाद में उन्होंने लगाई है, और फिर एक बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर कायम कर दी। केमिकल और आपकी बिजली पावर प्लांट और कितने, और टेक्सटाइल, यानी कितने ही शोबे हैं जो उन्होंने उसमें अपने जौहर का अपना जौहर जो दिखाया, और उनके बच्चे जो हैं अब उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं जी। और बहुत कुछ किया कौम के लिए भी। अस्पताल बनाए, तालीमी अदारे बनाए, बेवाओं के सर पे हाथ रखा, यतीमों की दस्तगिरी की। वो बड़ी अच्छी यादें छोड़कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और यानी ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल करम से आज भी पूरे कद से खड़ा है, और उसमें जो रहमत और बरकत है वो इन ही लोगों के दम से है। अल्लाह ताला उनको करवट करवट नसीब करे, और उनका जो गम है वो एक मुझे खुद अपने दिल में महसूस हुआ। मेरे साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, मुलाकात अगरचे कम होती थी, लेकिन दिल का राब्ता जो था वो बहुत गहरा था। जब भी मिलते बहुत दुआएं देते, और बहुत उनकी बात सुनकर दिल में ठंडक होती। बिल्कुल। तो एक बड़ी अहम शख्सियत थे, बड़े अच्छे पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान एक अपने बड़े फर्जंद से महरूम हो गया। जी शाम साहब, कई दिनों से हम सवालात का हिस्सा शामिल नहीं कर सके, तो आज फेसबुक से एक सवाल जो है वो इमदाद अली दाऊद पोता साहब ने अभी, और मुझे खुसूसी तौर पे कहा है कि वो सवाल लें। वो सवाल ही है शामी साहब, वो कह रहे हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ के लिए जो बुकटी केस बना या उनके ऊपर जो दूसरे केसेस बने, उनमें तो सबूत नहीं है, लेकिन क्या आर्टिकल 6 में भी किसी सबूत की ज़रूरत है उनको पकड़ने के लिए? देखिए, इसमें तो वफाकी हुकूमत ही फैसला कर सकती है ना जी, कि ये फिर किस किस के घर जो है दस्तक दी जाएगी, उसका नतीजा क्या होगा, ये सारे मामला उनको गौर करने पड़ेंगे। इलेक्शन से पहले तो वो कहते थे कि बड़ा आसान मामला है, अब कुछ मुश्किल नजर आता है, पर देखे क्या होता है। जी शाह साहब, ये जी है जी गजाला साहिबा है, ये कराची से। गजाला साहिबा कह रही हैं कि शामी साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं सियासत में? क्या वो वजीर आजम बनेंगे या सदर? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, अब बताइए, सदर बन चुके, मार्शल चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके, मार्शल लगा चुके, अब उनसे इतनी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता क्यों कर रही हैं मैडम आप? शाह साहब, मतरूका वक्फ अमलाक के जो साबिक चेयरमैन थे आसिफ हाशमी साहब, तो आसिफ हाशमी साहब ने भी आज हमें कॉल किया और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वो तो कहीं बैरून मुल्क है ना? जी जी, बैरून मुल्क से कॉल किया। वालेकुम अस्सलाम जी, बैरून मुल्क से बोल रहे हैं आप? शामी साहब आप कैसे? जी हाँ, बैरून मुल्क से बोल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है।
आप को ये हाँ जी, बताना था फरमाइए, आप खैरियत से हैं? कारोबार है, मैं इधर, जी हाँ बिल्कुल, जब मैं छुट्टी होती थी तो मैं इधर ही आ जाता था, लेकिन इस दफा क्योंकि कुछ तबीयत आपकी तो बड़ी ढूंढिया पड़ी हुई है यहाँ। अच्छा शामी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मेरे कॉल सुन ली। ऐसा है कि जी मैं आपको बताऊं, मुझे परवरदिगार के फजल से बड़ा फख्र हासिल है अपने ऊपर कि जब से मैं शहीद भुट्टो के दौर से मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूं और आज तक मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया जी, रब के फजल से। और ये भी जो मेरे ऊपर इल्जाम है कि DHA में 33% जमीन मिलती है, आप सारे लाहौर के प्रॉपर्टी डीलर्स को कॉल कर लें, वहां 25% मिलती है। मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा पहले जरा होल्ड तो कर लेना। यानी आप पर यह इल्जाम है कि आपने मतरूका औकाफ की जमीन जो है वो DHA को दी और उनसे 25% प्लॉट के सूरत में वापस लिए, यही इल्जाम है ना? जी हाँ। तो ये तो कोई इल्जाम नहीं है, ये तो DHA जो है जिससे भी जमीन लेती है उसको 25% देती है। बेशुमार हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 1-1 एकड़ जमीन दी और 2-2 प्लाट 1-1 कनाल के लिए। तो अगर मतरूका औकाफ के लिए आपने ले लिए तो उसमें भी कोई मजाका नहीं। इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरा यही, अल्लाह ताला आपने मेरा मसला हल कर दिया, लेकिन मेरे कुछ ब्लैक मेलर्स और कुछ दूसरे जा रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, और कोर्ट्स में जाके और मेरे खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। ये फेडरल गवर्नमेंट से मैंने परमिशन ली, बोर्ड से मैंने पास कराया, फिर मैंने जाके ये जमीन दी थी वैसे भी। और नहीं, मगर असल बात तो ये कह रहे हैं ना, नहीं हाशमी साहब, जो DHA है और अगर आपका बोर्ड है मतरूका वक्फ इमलाक का, उसके दरमियान जो डील हुई है, ये तो एक सरकारी अदारा है और एक नीम सरकारी अदारा है। तो इस डील के बारे में तो कुछ कहना जो है दोनों तो, मगर सवाल यह है कि वो कहते हैं कि सिखों की जमीन थी गुरुद्वारे की जो आपने DHA की नजर कर दी है। बिल्कुल गलत है जी, जो थी बेबे नानकी की जमीन वो मैंने वापस लिया है। यही तो बात है कि जब मैं आया हूं तो मैंने वो जमीन गुरुद्वारे की वापस ली है, एक चूना मंडी की जगह थी, एक साहिवाल की, ये तीनों जगहें मैंने वापस आके जो पिछले लोग दे गए थे मैंने वो वापस लिए हैं, वो बाकायदा रिकॉर्ड पे हैं। मैंने कभी अल्लाह ना करे कि सिखों की कोई जमीन दूं। सिख मुझे इतना लाइक करते हैं कि मुझसे उन्होंने गुरुद्वारे का इफ्तिताह कराया, इंडिया में सबसे बड़े गुरुद्वारे का 500 साल बाद। सिख तो आपको अपना भाई बना चुके हैं उन्होंने तो मगर आप बताएं आपने वापस आकर मुकदमा क्यों नहीं लड़ते? आप लड़े मुकदमा अपना? नहीं, मैं मुकदमा लड़ भी रहा हूँ और भी वापस मैंने रिव्यू भी करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं सुर्ख रहूंगा और मैं हाजिर हूँगा। मैं अदालतों को ऐसे समझता हूँ कि अगर कि जैसे कि कोई शख्स अपने माँ बाप को जवाब देता है वैसे उसको अदालतों में जवाब देना चाहिए। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं मिनट भी नहीं लगाऊंगा, अदालतों में पेश होऊंगा, और कोई भी, और पहले भी पेश होता रहूं जी। तो आपको रोका किसने है? मैं एक्चुअली जी जब मैं इधर आया था तो नहीं, जब मैं इधर आया था तो मैंने इजाजत ली हुई थी अदालत से पहले की। उसके बाद जब मैं इधर आया था तो मैंने पासपोर्ट जमा कराया हुआ था उम्रे के लिए। उम्रे से वापस आया हूँ तो मुझे अंजाना हो गया, हार्ट का हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। अच्छा, कोई ऐसी बात तो कब तक ठीक हो जाएंगे आप? डॉक्टर ने कहा कि जब तक 4 वीक 5 वीक नहीं, मगर जब तक दे देंगे मैं आ जाऊंगा। मैंने सुना यह है कि जब तक इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं उस वक्त तक आपका दिल जो है उसमें कुछ खुदबुद होती रहेगी। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है, वो भी जज हैं, पाकिस्तान के बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैंने अगर नहीं आया और अगर ऐसी फीलिंग है कि नहीं आया तो जैसे माँ बाप से माफी मांग लेते हैं, हम जजों से माफी मांग लेंगे, लेकिन हमने लॉ पॉइंट पे केस लड़ना है, लॉ पॉइंट पे बात करूंगा। मुझे उम्मीद है हाशमी साहब आप तशरीफ लाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका जनाब मुबारक करे, आपको अच्छा सा वकील करें और अपना मुकदमा लड़े। और DHA के मामले में तो मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। शामिर साहब, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया। न सिर्फ प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया बल्कि इस हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम था। तो आइंदा इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन से हमारी मुलाकात होगी मंडे को। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।